जय मां सरस्वती। वंदे मातरम। नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1935 के बारे में आज चर्चा होगी। उससे पहले हम जो पढ़े हुए हैं अनुच्छेद 5 से 11 उसी कुछ पुनरावृत्ति आपके समक्ष कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है कि संविधान लागू होने पर वह जिसका भी अधिवास भारत में होगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसमें शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है कि वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता या पितामह में से कोई एक भारत में जन्मा हो। तीसरा क्या है कि वह कम से कम भारत में 5 वर्षों से रह रहा हो। संविधान लागू होने से पहले वह भारत का नागरिक माना जाएगा। चलिए दूसरा अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 6 के बारे में जो हुई है बात वह सीधे प्रवचन पे है। जो विस्थापित हुए, इधर से कुछ विस्थापित है, कुछ उधर से विस्थापित, उनके बारे में अनुच्छेद 6 कहता है। इसकी 2 कंडीशनें हैं, यानी 2 से एक पहले भारत 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आए और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत जो आए। तो 19 जुलाई 1948 से आने वाले पढ़ों के लिए जो शर्त है वह है कि उसके माता पिता या पितामहों में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा, वह भारत में रह रहा हो। जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए। अब 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वालों के लिए क्या शर्तें हैं? तो पहला, उनके माता पिता पितामह या वह भारत में जन्मा हो। दूसरा, उन्हें अब नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देना होगा और उन्हें नागरिकता के रूप में पंजीकरण कराना होगा एक भारत सरकार के एक नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा। और सबसे बड़ी शर्त क्या है कि उसे नागरिकता पंजीकरण के आवेदन के पूर्व 6 माह से भारत में वह निवास कर रहा हो। चलिए अनुच्छेद 7 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। पर इसमें ऐसा भी है कि 1 मार्च 1947 छोड़ के भारत छोड़ के चले गए पाकिस्तान, पर पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा और सोचे कि चलो भारत में ही हमारा असली ठिकाना है, हमको यहीं रहना है। तो एक विशेष परमिट के द्वारा, एक विशेष अनुज्ञा पत्र से वह फिर भारत में आए और उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के विदेशियों को नागरिकता, जो विदेश में भारतीय मूल के बस गए हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 8 हमारा करता है। अनुच्छेद 9 करता है नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 9 यह कहता है हमारा कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब वह भारत का नागरिक नहीं होगा, न वह भारत का नागरिक होने का अधिकार या दावा प्रस्तुत कर सकता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, यानी नागरिकता संबंधी संपूर्ण प्रोटेक्शन अनुच्छेद 10 देता है। और वह कहता है कि यह सब विधि संसद के ऊपर निर्भर है, संसदीय कानून के ऊपर निर्भर है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाएगा वह संसद बना सकती है। संविधान का कहना है कि अनुच्छेद 11 भारतीय नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार रखती है और वही कानून संसद ही नागरिकता के संबंधित कानून बनाएगी। अब चलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पे हम चर्चा करते हैं आगे। तो जैसे पूर्व में था कि भाई पहले जो भी नियम कानून बना आपका, उसमें बहुत ज़्यादा जो भी नियम कानून आपका बना वह जल्दबाजी में बना था कि चाहे इनको नागरिकता दे दी जाए, उनको नागरिकता दे दी जाए आज़ादी के बाद।
लेकिन अब क्या हुआ कि 19 सन भारत नागरिकता अधिनियम 1955 तैयार हुआ कि अब किसको नागरिक माना जाए, किसको नहीं जाना माना जाए। चलिए, उसका क्या है, तो उसमें प्रावधान हुआ कि जो भारत में जन्मा हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक, यानी जन्म के आधार पे भारत का नागरिक, वंश के आधार पे भारत का नागरिक। तीसरा, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे और पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक, देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक और अर्जन भूमि द्वारा भारत का नागरिक होगा। ये नागरिकता अधिनियम 1955 की ये बात है। अब जन्म से कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। पर देखिए, इसमें थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया गया है। एक बदलाव कर दिया गया है कि संविधान लागू होने से 1 जुलाई 1987 तक था कि जो भारत में जन्मा, जो भी व्यक्ति जन्मा वह भारत का नागरिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि नहीं, उसके बाद चेंज यह हो गया कि भाई सब जो भारत में जन्मा उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक न हो। यानी अब क्या था, जन्म का जो था वो थोड़ा चेंज हो गया आपका, कि अगर जन्म ले रहा तो भारत का नागरिक नहीं है, कम से कम उसके माता या पिता का एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पहला कि जन्म के आधार पर हो गया। फिर आगे चल के और बदलाव हुए हैं, चलिए उस पर बाद में चर्चा करते हैं। जन्म से, वंश क्रम से, यानी वंश क्रम से क्या है कि मान लीजिए कोई विदेश बाहर पैदा हो गया, मान लीजिए कोई लड़का इंग्लैंड में पैदा हो गया, लेकिन उसके पिता का भारतीय नागरिकता है, यानी वह वंश क्रम से, यानी वह वंशानुसार वह भारत का नागरिक होगा। यानी वंशानुसार वो भारत का नागरिक होगा, चाहे वो भले ही बाहर पैदा हुआ हो वंश के द्वारा। तो अगर विदेश में पैदा हुआ तो भी भारत का, क्योंकि उसके माता या पिता का भारत में नागरिक होना अनिवार्य है। अगर नागरिक हैं तो उसे वंशानुसार उसको जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा क्या है, पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा क्या हो गया कि पंजीकरण जो है वह कौन करेंगे, भारतीय मूल के लोगों के लिए बनाया गया है। यह सुविधा, पंजीकरण जो है यह भारतीय मूल के लोगों के लिए बनाया गया है, पंजीकरण वाला। तो भारतीय मूल की, जो भारतीय मूल के हैं उनके लिए नियम है। नियम शर्तें क्या है कि कम से कम वो भारत में 7 वर्षों, जब पंजीकरण किया हो उससे पहले 7 वर्षों तक भारत में निवास कर रहा हो। दूसरा नियम यह है कि कोई पुरुष या महिला जो विदेशी है और भारतीय पुरुष या महिला शादी कर लेता है वो आवेदन कर सकता है इसके लिए। उसके लिए भी नियम वही है कि उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना है। अब आगे चलिए, अब हम पढ़ते हैं देशीकरण द्वारा। तो देशीकरण क्या होता है, तो देशीकरण मतलब विदेशियों का देशीकरण, यह विदेशियों के लिए बना हुआ है। यानी अपने ढाल में ढालना। तो अपने ढाल में ढालेंगे, क्या करना है, तो जिस एक प्रपत्र होता है भारत सरकार का, उस प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होता है हमें देशीकरण के लिए। अब इसकी जो शर्तें क्या हैं, इसकी शर्तें हैं देशीकरण के द्वारा कि कम से कम वो भारत में 14 साल से रह रहा हो, कम से कम वो भारत में 14 साल से रह रहा हो, और देशीकरण करने के बाद, यानी देशीकरण का आवेदन करने के पश्चात उसे कम से कम 12 महीने भारत में निवास करना है। पहला शर्तें। दूसरा शर्तें हैं कि देशीकरण में हम उन देशों के नागरिकों को नागरिक नहीं बना सकते हैं जहां जिस देश में हमको प्रतिबंध कर दिया गया हो कि हमारे लोग वहां नागरिक नहीं बन सकते हैं, उस देश के नागरिकों को हम अपने देश में नागरिक नहीं बना सकते हैं। मतलब समझिएगा, जौने गांव में तुहार जाइल पाबंद बा, वह गांव के मन तुम्हारे गांव में आयल पाबंद बा, यह नियम हो गया। चलिए, देशीकरण। अब हो गया देशीकरण। दूसरा है कि अब हमारा जो आता है कि अर्जन भूमि द्वारा, यानी हम किसी
राज्य को ग्रहण कर लेते हैं या कोई राज्य हमारे अंदर ग्रहण कर ले, हमारे अंदर आ जाता है, तो उसके सारे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके सारे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह हो गया अर्जित भूमि द्वारा, यानी कोई भूमि जो हम ले लेते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। क्या है कि नागरिकता तो मिल गई, नागरिकता समाप्त कैसे होगी? तो नागरिकता समाप्त होने के लिए भी कुछ है। नागरिकता समाप्त कैसे होगी? नागरिकता समाप्त होने का उसके बारे में सुन लीजिए कि हम किसी देश या देश का नागरिकता अर्जित कर लें तो हमारे भारतवर्ष की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी किसी देश का नागरिकता अर्जित करने पर परित्याग करने के पहला, किसी देश का भारत का नागरिकता परित्याग करने में पहला हो गया कि आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। दूसरा, किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा, देश विरोधी गतिविधियों में रहने पे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चौथा, कोई भी हो अगर हमारे देश के साथ गद्दारी करता है तो उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी गद्दारी का मतलब कि शत्रु सेना के साथ या हमारे विरोधी देश के साथ हमारी बातों को पहुंचाना, उसके तक हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बताना, यानी हमारे तथ्यों को उसके समक्ष प्रस्तुत करना, वह भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उस आधार पे भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दुश्मन देशों का साथ देना, जैसे दुश्मन देश हमारा, उसके साथ में खड़ा होना, उसके आधार पे भी नागरिकता आपकी खत्म मानी जाएगी। तीसरा है देशीकरण में, कि देशीकरण में हो सकता है कि आप वो साक्ष्य गलत दे दिया हो, कभी कभी साक्ष्य गलत दे देते हैं लोग, तो गलत तथ्यों को पेश करके नागरिकता अर्जित करने पर, साबित होने पर उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। गलत तथ्य प्रस्तुत करना या कहीं देश के साथ धोखा करना, यह सब नागरिकता खत्म करने के आधार हैं। जैसे कहा, ये सब नागरिकता खत्म करना, इन लोगों की नागरिकता भारत सरकार से खत्म कर दी जाएगी। वंदे मातरम। जय हिंद।